नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। हम लोग पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख पाचक अंगों के बारे में देख लिया था। सिर्फ 2 प्रमुख सहायक पाचक अंग बचे हुए थे, जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या बचे हुए थे इसमें देखते हैं अगर, तो हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, इसके बारे में भी देख लिया था। अमाशय के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे यकृत और अग्नाशय के बारे में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें देखे थे। हालांकि इसमें से कौन कौन से रस निकलते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से भी देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर, तो यकृत के बारे में, तो ये क्या है? यकृत है। अगर इसको हम लोग इस चित्र पे देखें तो क्या है ये लीवर है आपका, यकृत हो गया, ठीक है। ये बीच में ये क्या है? गॉल ब्लैडर हो गया ये। और ये क्या है? ये जो ये वाली संरचना दिख रही है, ये बीच में पत्ती नुमा, ये क्या है? ये अग्नाशय है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यकृत के बारे में। ये है यकृत। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये है पूरा चित्र उसका। अगर, और ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे क्या है? पित्तरस संचित होता था, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। इसमें क्या है? पित्त रस का स्रावण होता है। इस यकृत से क्या होता है? पित्त रस का स्रावण होता है। और ये जो पित्त रस है, ये कहाँ पे संचय होता है, यानी इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है? ये जितना भी पित्त रस है वो यहाँ पे संचित होता है, ठीक है। और ये जो पित्त रस है, इसके बारे में ही हम देख रहे हैं। तो पित्त रस क्या है? ये क्षारीय होता है, यानी कि इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है? 7.6 से 8.6 के मध्य होता है। तो अगर देखा जाए तो क्षारीय और अम्लीय 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 7 से अगर नीचे है तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। और 7 से अगर ज़्यादा है किसी का पीएच मान, तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय। अगर इसको याद करने में दिक्कत होती हो कि अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, तो एक तरीके से याद कर सकते हैं। आ क्या होता है? आ, अगर हम लोग स्वर पढ़ें तो छोटा बड़ा, तो जो आ होगा यानी कि ये छोटा होगा, किससे? 7 से। इसको मिडिल पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 7 क्या होता है? उदासीन। और 7 से जो कम होगा यानी कि आ की तरफ जो जाएगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और क्षत्रिय वाला जो छात्रज्ञा बनता है लास्ट वाला व्यंजन में, तो ये क्या है? ज़्यादा के लिए हो गया, ठीक है, आगे जाएगा। तो 7 से जैसे आगे जाएगा तो क्षत्रिय क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद पीएच मान हो गया। ये पित्त रस कितना स्रावित होता है प्रतिदिन यकृत से या लीवर से, ठीक है। तो ये जो प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 ml तक ये स्रावित होता है प्रतिदिन, ठीक है। इसी पित्त रस में क्या पाया जाता है? इस पित्त रस में पाया जाता है बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ठीक है। तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक क्या होते हैं? ये हैं वर्णक। ये हरे रंग का होता है और ये पीले रंग का होता है बिलरुबिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बिलरुबिन में कि जब बिलरुबिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये बिलरुबिन अगर पीला है तो, और ये बढ़ेगी कब? जब इस यकृत में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? ये बिलरुबिन का अवशोषण नहीं कर पाएगा और ये क्या होगा? ये रक्त में चला जाएगा। जब रक्त में चला जाएगा तो ये क्या होगा? रक्त को पीला कर देगा। और इसी को जो पीला रंग हो जाएगा, तो शरीर जब पीला पीला दिखने लगता है, उसे एक बीमारी कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? पीलिया या जॉइंडिस, है ना। तो पीलिया रोग हो जाता है। अब इसमें पीलिया वाला, इससे 2 क्वेश्चन प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन प्रभावित होगा? जब लीवर प्रभावित होता है तो क्या होता है? ये पीलिया रंग हो जाता है। और इसमें कौन सा वर्णक हो जाता है जो कि ये पीला कर देता है? तो ये बिलरुबिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ये हो गया 2 चीज़ें पीलिया के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो जाता है? पित्त की पथरी भी हो जाती है। तो क्या होता है जब ये पित्त रस आता है इसमें पित्ताशय में, तो क्या होगा? ये यहाँ से यकृत से निकला पित्त रस और ये इसमें संघनित होता रहता है, ठीक है। और ये जो पित्त रस है, इसके जब आयन कुछ होते हैं, यानी कि कुछ अणु,
वो क्या हो गए, संघनित होकर के क्या कर लेते हैं, एक ठोस आकार धारण कर लेते हैं। और यही क्या कहलाता है, जो ठोस आकार हो जाता है यानी कि अणुओं का जो संग्रह हो जाता है वो क्या कहलाता है, पित्त की पथरी। ये पित्त की पथरी हो जाएगी। अगर ये हो जाएगी पित्त की पथरी तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। अब हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था कि पित्त रस क्या करता है, वसा को सरल बनाता है, यानी कि वसा को जल में विलेय बनाता है। ठीक है, यानी कि इमल्सीकरण या पायसीकरण के बारे में हम लोगों ने देखा था अभी इससे पहले वाले में। ठीक है, तो ये जो वसा को क्या करता है, ये पित्त रस पाचन में सहायता करता है। तो ये क्या होगा, जब पथरी बन जाएगी तो क्या होगा, ये समस्या उत्पन्न करेगा किसके लिए, वसा के पाचन में। समझ में आ गया। वसा के पाचन में कौन समस्या उत्पन्न करता है, पित्त की पथरी जब हो जाती है तो यह वसा के पाचन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यकृत क्या होता है, लीवर क्या होता है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नंबर एक बात, ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि होती है क्या, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। ठीक है, जब कोशिकाओं का संग्रह है समूह हो जाता है उसे ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथियों के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन होती है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखते हैं कि ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस का स्रावण होता है और ये पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस क्षारीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 के मध्य होता है। पित्त रस का प्रतिदिन स्रावण लगभग 800 से 1000 ml के मध्य होता है। पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलवर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। जब कभी यकृत में इन्फेक्शन हो जाता है तो यही बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और यही बिलिरुबिन रक्त में बढ़ करके क्या होगा, शरीर को पीला कर देता है और जिसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि पित्त की पथरी क्या होता है कि पित्ताशय में जब पित्त रस आता है तो पित्त रस के जो आयन होते हैं वो संघनित होकर ठोस आकार धारण कर लेते हैं जिसे पित्त की पथरी बोलते हैं और इससे वसा के पाचन में समस्या उत्पन्न होती है। ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं। अगली बात ये थी यकृत के बारे में है कि शरीर में ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को, किसकी, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर, यानी कि अगर अधिक है तो उसको किसी और में परिवर्तित करेगा। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे कुछ परिवर्तित करेगा उसको फिर से ग्लूकोज में परिवर्तन करने का काम करेगा। तो देखते हैं किसको किस में परिवर्तित करता है। तो ये क्या करेगा, जब ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जब आप लोग ऊर्जा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब लेते हैं तो क्या होगा, ग्लूकोज आपके शरीर में मात्रा इसकी बढ़ जाएगी और काम अगर उसके अनुसार नहीं होगा, जितना आप लोग जितने कैलोरी आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, यकृत इस ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देगा, ग्लाइकोजेन में। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये भंडारित कर देगा किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोजेन में परिवर्तन होता है तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन परिवर्तित करता है, तो यकृत परिवर्तित करता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ कि व्यक्ति जैसे उपवास रखा हुआ है, ऊर्जा उसको नहीं मिल पाई जितने की शरीर को आवश्यक है, उस समय पे यह यकृत क्या करेगा, इस ग्लाइकोजेन को क्या कर देगा, इसको इसमें परिवर्तित कर देगा, किस में, ग्लूकोज में, यानी कि ऊर्जा में। ठीक है, तो ये जो संग्रह है, मान लीजिए क्या होता है, जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो उसकी अतिरिक्त आय होती है वो क्या करता है, एक जगह उसको जमा करता रहता है। कभी कभी क्या ज़रूरत होती है कि जब मान लीजिए हमारे पास पैसे की आवश्यकता हुई और हमको पैसा नहीं मिल पा रहा तो हम क्या करेंगे, ये जो भंडार है जिसमें हमने एकत्रित किया है, जहाँ जमा किया है, इससे क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसको उपयोग में ले लेंगे। उसी तरह से ये भी एक क्या है, ये इसका भंडार है, भंडार। ठीक है, तो ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित कर लिया, ग्लाइकोजेन के रूप में, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसने क्या किया, इसी ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया
ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित होना। अगली बात है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण में भी ये कुछ सहायक होता है। कौन कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में, तो देखें तो 3 प्रमुख रूप से प्रोटीन है। कौन कौन से, एक हो गया आपका प्रोथाम्बिन, दूसरा हो गया फाइब्रिनोजेन और तीसरा हो गया हिपैरिन। ठीक है, अब ये जो 3 प्रोटीन निर्माण किया यकृत ने, इनके कार्य क्या होते हैं, तो ये जो देखें तो इन दोनों के काम, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इन दोनों का काम क्या होता है, रुधिर का स्कंदन करना। स्कंदन का मतलब होता है जमाना। ठीक है, जमना। ठीक है, ठोस अवस्था में हो जाना। तो रुधिर को जमाने का कार्य कौन करते हैं, मान लीजिए रुधिर का स्राव हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन इस जो रुधिर का स्राव हो रहा है इसको रोक देंगे। ठीक है, और रुधिर के स्राव को रोकने के लिए भी और कुछ आवश्यकता होंगी कुछ चीज़ों की, तो क्या क्या होगी इसके हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों क्या करेंगे, रुधिर के स्कंदन में सहायक होते हैं, यानी कि रुधिर को जमा देते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है हिपैरिन का, ये जस्ट इनका उल्टा होता है। क्या कि ये जैसे जमा देते हैं रक्त को, ये क्या करेगा, जमने से रोकता है। रक्त को क्या करता है, जमने से रोकता है। कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। होता क्या है, जरूरत क्या है इसको जमने से रोकने का, हमारी जब कोशिकाओं में रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, रक्त ऐसे ऐसे बह रहा होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ जम जाएगा तो क्या होगा, हमारा रक्त पूरे शरीर में व्यवस्थित तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें दिक्कत हो जाएगी शरीर में, है ना। उस दौरान ये हिपैरिन क्या करता है, यहाँ पे ये जो कोशिका है आपकी रक्त वाहिनी है, यहाँ पे लेयर बना लेता है। ठीक है, दोनों तरफ से। उस दौरान ये क्या करता है, ये दोनों, ये जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथाम्बिन है, ये यहाँ पे काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये आराम से रक्त हमारा रुधिर वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है। वो किसके कारण होता है, तो हिपैरिन के कारण होता है, जिससे कि रक्त वाहिनी के अंदर रक्त नहीं जमता है। और रक्त जमता किसके कारण है, तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन के कारण। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। शरीर में ग्लूकोज की जब मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन, यकृत। जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जब शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज नहीं मिल पाता, उस दौरान यकृत ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यकृत प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेता है। तो क्या कौन कौन से प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है, तो ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम होता है रुधिर को स्कंदित करना। अगला प्रोटीन है हिपैरिन। हिपैरिन भी यकृत में निर्माण होता है इसका। तो ये क्या काम करता है, तो ये रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगली बात है अमोनिया को क्या करता है, ये यूरिया में बदलने का काम करता है। कौन, यकृत। कैसे, अमोनिया क्या है, जब प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन या अमीनो अम्ल में जब ये बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल जब ये प्रोटीन का पाचन होता है उस दौरान क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए। उस दौरान क्या करता है यकृत, इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यूरिया भी हालांकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन अमोनिया से कम होता है। ठीक है, अगर ये सर्वाधिक हानिकारक होता है और ये थोड़ा सा इससे कम होता है। ठीक है, यूरिया को कुछ समय तक के लिए रोका भी जा सकता है, लेकिन इसको रोकने से बहुत ही हानि हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर ये यूरिया किसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, यूरिया को बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। अगला क्या होता है यकृत का कार्य, यकृत की विशेषता कि क्या होता है, ये भ्रूणावस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत में ही होता है। ये चीज़ याद रखना कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कुफर कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है कि ये क्या काम करते हैं, विषैले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है,
विषैले पदार्थों का क्या करती हैं, ये भक्षण कर लेती हैं, विषैले पदार्थों को ये नष्ट करती हैं। जैसे कोई पॉइजन वगैरह या जहर कोई खा लेता है तो क्या होता है, उस दौरान यही कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं, उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करती हैं। और डॉक्टर जब जहर खाए हुए व्यक्ति का जांच किया जाता है तो किसकी जांच करते हैं, यकृत की जांच की जाती है। ठीक है, यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन सी, कुफर, इनको देखा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। यकृत में विटामिन ए और डी का संचय होता है, साथ ही साथ इसमें अल्प मात्रा में विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है, ये चीज याद रखना है। तो विटामिन ए का संश्लेषण और विटामिन ए और डी का दोनों का संचय होता है, कहाँ पे, यकृत में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि विषैले पदार्थों के भक्षण का कार्य करती हैं। यकृत में अल्प मात्रा में ही विटामिन ए और विटामिन डी का संचय होता है, साथ ही विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है। ये चीज हो गई। अब देखते हैं आगे हम लोग अग्नाशय के बारे में या पैंक्रियाज के बारे में। हम लोग देखे थे उस चित्र में तो कैसा ये दिख रहा था, ये एक पत्तीनुमा संरचना है, ये अग्नाशय हो गई। ठीक है, ये पूरी भाग क्या है, अग्नाशय हो गया। ये क्या है, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि का क्या मतलब, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। अब किसके किससे मिला हुआ, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, जब ये दोनों के गुण किसी में पाए जाएं तो वो क्या कहलाती है, वो मिश्रित कहलाती है। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी इन दोनों के जब गुण पाए जाते हैं जिस ग्रंथि में, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये जो अग्नाशय है ये इसी प्रकार से, यानी कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी इन दोनों ग्रंथियों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है और हार्मोन्स, इन दोनों का श्रावण होता है। किससे, इस अग्नाशय। ये जो एंजाइम निकलता है ये किसका लक्षण होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है, तो बहिःस्रावी एंजाइम हमेशा कौन सी ग्रंथियों से निकलता है, तो बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। और हार्मोन जो होता है ये हमेशा किससे निकलता है, ये निकलता है हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, लेकिन जो ये अग्नाशय है इसमें से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, इस कारण से इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। पहली देखे थे हम लोग अभी यकृत को, और ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरी बात है इसमें कि यह अग्नाशयी रस का इसमें श्रावण होता है। हम लोगों ने देखा था अग्नाशयी रस के बारे में इससे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस विषय में। तो अग्नाशयी रस क्या होता है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते थे, क्योंकि इसमें कई सारे एंजाइम निकलते थे जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पाचन हो रहा था। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और इस अग्नाशयी रस का जो पीएच मान होता है, क्या होता है, 7 से 7.5 यानी कि 7.5 से 8.3 पीएच के मध्य होता है। और ये भी क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था अम्लीय मतलब 7 से कम, 7 क्या हो गया उदासीन, और 7 से ज़्यादा जैसे ही हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अग्नाशयी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इससे एंजाइम और हार्मोन्स का श्रावण होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का श्रावण होता है, और इस अग्नाशयी रस का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.3 के मध्य होता है। अब देखते हैं इसके आगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अग्नाशय में क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, और इस लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है, तो इसमें से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न बनते हैं वो बीटा कोशिका से ही बनते हैं, जो कि लैंगरहैंस द्वीपिका में पाई जाती है। ठीक है, तो अब इस बीटा कोशिका से क्या होता है, इससे इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, बीटा कोशिका से होता है। अब हम इंसुलिन के बारे में देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम इंसुलिन के बारे में।
इंसुलिन क्या है, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी वेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो पहला प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण है जितना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इंसुलिन की खोज किसने की? वेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने की। इंसुलिन का काम क्या है? तो ये काम करता है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर मान लीजिए इंसुलिन की मात्रा को क्या हो जाए, ये मान लीजिए साधारण है इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकोज भी क्या होगा, साधारण रूप में पाया जाएगा। अगर मान लीजिए ये इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसी दौरान क्या हो जाएगा, लोगों को क्या हो जाता है, मधुमेह नामक रोग, ठीक है, या डायबिटीज जिसको बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, या ग्लूकोज की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें दो चीज़ें ध्यान देने लायक है। क्या? इंसुलिन की जब कमी होगी तो क्या होगा, मधुमेह रोग होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंसुलिन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जब ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगर पूछा जाए ग्लूकोज की अधिकता से क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ग्लूकोज की अधिकता और इंसुलिन की कमी, इन दोनों के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। दूसरी बात यह है, क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन, कि इंसुलिन की अधिकता हो जाए। जब इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी उस दौरान भी एक रोग हो जाता है और उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन की अधिकता होने पर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और जब ये ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो दो चीज़ें इसमें याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं कि इंसुलिन का निर्माण किससे मिलकर के होता है। तो इंसुलिन का जो निर्माण है वो किससे होता है, प्रोटीन से होता है और जिंक से होता है। जिंक क्या है, एक प्रकार का तत्व होता है। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो दो चीज़ों से होता है प्रमुख रूप से। उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है जिंक। तो अगर पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो जिंक पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। एक बार फिर से देखते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इंसुलिन का प्रमुख कार्य है ग्लूकोज का नियंत्रण करना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का निर्माण प्रोटीन और जिंक से होता है, जिसमें जिंक एक तत्व होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज से ये क्या हो गया, पाचन तंत्र, पाचन वाला जो चैप्टर था ये खत्म हो जाता है और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। तो अगला चैप्टर कौन सा होगा हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्लास चल रही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसे ही जीके जीएस से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग उसकी तैयारी एक व्यवस्थित तरीके से होती रहेगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ज़रूर से, और लोगों के बीच में आप लोग क्या करेंगे, शेयर भी करिएगा। ठीक है, ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे क्या, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।